नमस्कार। आप सभी मेरे बहुत प्रिय कविजन और मेरे प्रिय श्रोताओं को आस्था की डायरी की ओर से ये आयोजित होता चार कवि गोष्ठी, जिसका ये 19वां एपिसोड कहिए या 19वीं गोष्ठी है, उसमें आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। और ये जो 19 गोष्ठियां हो पाई हैं, उनका कारण है हमारी एकदम इनफॉर्मल सा चार कवि गोष्ठी परिवार, जिसमें हम सब चार कवि बैठते हैं और उन किन्हीं चार कवियों की कविताएं हम हर माह सुनते हैं और उनको गुनते भी हैं। और ये जो सफर था चार कवि गोष्ठी का, ये ऐसे शुरू हुआ कि हम चाहते थे कि कुछ ऐसी बैठक हो जो बहुत फॉर्मल ना हो और जिसमें ऐसा ना लगे कि हर कोई कवि बस अपने आप को पढ़ने आया है और जो अ, संचालक है वो बार बार यही कह रहा है जल्दी पढ़िए, दूसरे कवि और हैं जल्दी पढ़िए। तो हर कवि को 10 से 12 मिनट मिलते हैं, हम 1 घंटे का ये कार्यक्रम रखते हैं। कई बार जो हमारे पास कवि हैं वो इतने नामी कवि आते हैं, तो कई बार पूछा जाता है कि कोई पोस्टर है या नहीं। तो मुझे क्षमा कीजिए, मैं पोस्टर आदि नहीं बनाती हूँ, फिर भी देखिए हमारे सुनने वालों में राकेश खंडेलवाल जी, अब्दुल्ला जी, नरेंद्र टंडन जी, हरीश नवल जी, मधु महेश्वरी जी जैसे हमारे डीसी और मैरीलैंड वर्जीनिया के कवि सम्मिलित होते हैं। आज हमारे बीच चार कवि हैं: अन्नदा पाटनी जी, लावण्या शाह जी, मधु खरे जी, और आज के स्पेशल स्पेशल इसलिए क्योंकि वो एक ही पुरुष कवि हैं, राकेश मल्होत्रा जी शिकागो से। मैं बिना किसी अधिक विलंब के सबसे पहले बुलाना चाहूंगी हमारे बीच जो हमारी फिर से आ रही कवयित्री हैं, लावण्या शाह जी को। लावण्या शाह जी को कौन नहीं जानता। लावण्या शाह जी हमारी आज की पहली कवयित्री हैं और उनका परिचय एक ऐसा परिचय है जो अपने आप में काफी है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि वो बहुत प्रसिद्ध नरेंद्र शर्मा जी, जो कवि हैं और गीतकार के रूप में जाने जाते हैं, उनकी सौभाग्यवती बेटी भी हैं। और वो बहुत ही सुंदर किस्से भी सुनाती हैं अपने पिता से जुड़े, फिल्मी जगत से जुड़े। और उनकी जो कविताएं हैं वो हर तरह के रंगों में ढली होती हैं। आजकल मैं देख रही हूँ कि उनकी जो कविताएं हैं वो अधिक अधिक ईश्वर की ओर जाती जा रही हैं। आज वो हमें किस रंग में डुबोएंगी हमें नहीं पता। लावण्या जी, आप अपना काव्य पाठ शुरू करें। हम बहुत प्रसन्न हैं कि आप दूसरी बार हमारी इस चार कवि गोष्ठी में सम्मिलित हो रही हैं। नमस्ते। आप सभी सुधीजनों को मेरा स्नेह सहित बहुत बहुत नमस्ते। और सौभाग्यवती आस्था बिटिया, आपके प्रयास बहुत सफल हैं और भी आगे सफलता प्राप्त करें, ये मेरी मंगल कामना इस वक्त मैं दे रही हूँ। और आपके पिताजी सुप्रसिद्ध लेखक हमारे बीच हैं, डॉक्टर हरीश नवल जी, उन्हें सादर नमस्ते। और यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं, जिन्हें मैं पहली बार शायद मिल रही हूँ, उन सभी को मेरे प्रणाम। अच्छा, मैं आप लोगों को एक प्रश्न भी पूछना चाहती हूँ कि एक लंबी कविता सुनाऊं या 2-3 छोटी सुनाऊं? आप बताइए। मुझे मुझे मुझसे अगर पूछेंगी तो मैं कहूंगी 2-3 छोटी। ठीक है, ऐसा करेंगे तो फिर मैं वैसे ही करूँगी। स्वप्रकाश चैतन्य जो है उसे हम पूरा वाक कहते हैं। जो मुखरित नहीं हुआ वह पश्यंती कहलाता है। जैसे प्रथम प्रस्फुटित कोई बीजांकुर हो, उसी तरह स्वर वैचारिक शक्ति की ऊर्जा पाकर के फूटता है। शब्द सामर्थ्य से विचार, आशय, वाक्य से मध्यमा वाक बनकर उभरता है। सुषुप्त से प्रकट के मध्य वो स्थित रहता है। वर्णाक्षरों, शब्दों तथा वाक्यों द्वारा वैखरी वाक सुनाई पड़ता है। परावाक ही विवर्त वाक बनता है।
परावाक तो स्वयं शिव हैं। परम प्रकाश की अनुभूति देवी विमर्श या प्राण शक्ति कहलाती है। यह स्पंदन ही अंतर की अभिलाषा या जिसे हम चद सिमवत कहते हैं वो कहलाती है। तो 3 इसके अध्याय हैं, जैसे परा, पश्यंती, मध्यमा और फिर वैखरी। तो उस सरस्वती देवी को प्रणाम करके आपको सामने आप ऐसा समझिए कि जैसे किसी की प्रिया अकेली रह गई हैं दुनिया में और उनके जो स्वजन हैं वो उनसे बिछुड़ कर चले गए हैं, पर कहते हैं ना कि स्पिरिट यानी आत्मा वो या तो घोस्ट बन करके उन्हें देख रही है, ऐसा आप सोचिए। कविता है स्मृति दीप। भग्न उर की कामना के दीप तुम कर में लिए, मौन निमंत्रण विषम किस साध में हो बांटती। है प्रज्वलित दीप उद्दीपित करों पे, नैन में असुवन झड़ी। है मौन होठों पर प्रकंपित, मानो नाचती ज्वाला कड़ी। बहा दो अंतिम निशानी जल के अंधेरे पाट पे, स्मृति दीप बनकर बहेगी यातना बिछुड़े स्वजन की। एक दीप गंगा पे बहेगा, रोएंगी आंखें, रोएंगी आंखें तुम्हारी। धूप अंधकार रात्रि का तमस, पुकारता प्यार मेरा तुझे मरण के उस पार से। बहा दो दीप को, जल रही कोमल हथेली। हा प्रिया यह रात्रि बेला, ओ सूना नीरव सा नदी तट, नाचती लौ में घुल मिलेंगी प्रीत की बातें हमारी। प्रीत की बातें हमारी, प्रीत की बातें हमारी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, वाह, धन्यवाद। बहुत सुंदर। फिर वही प्रिया को रात्रि वेला में वो सोचती है, स्वप्न क्यों आते रहे थे रात भर, क्या तुम बुलाती पास मुझको। अब ये पुरुष की तरफ से है सोचना। याद कर सूने विजन में, स्वप्न क्यों आते रहे थे रात भर। हार कर कोई अचानक आ गया, उचक डाली से सुमन वह ले गया। फिर स्वप्न क्यों आते रहे थे रात भर। मेरे मनस के दीप की ज्योति बनी, भर रागिनी के सुर रातों को सजी। फिर रागिनी बजती रही क्यों रात भर, क्यों स्वप्न फिर आते रहे फिर रात भर। मेरे नयन के नीर से हो शांत, षड रस प्रवाहित हो गए, पर स्वप्न आते ही रहे थे रात भर। मौन मुखरित स्वप्न सारे वो मेरे, श्याम धवल या की रंगारंग। ये स्वप्न क्यों आते रहे थे रात भर, ये स्वप्न क्यों आते रहे थे रात भर। थी रात वह कैसी भयानक, पास बैठी दूर जाने की कहानी तुम सुनाती। स्वप्न था कि सच छला जिसने रात भर, फिर स्वप्न क्यों आते रहे थे रात भर। मुश्किलों का समय सारा, हा प्रिय काट कर सम्मुख खड़ा हूँ आज भी। हे स्वप्न ज्योति स्वप्न तेरे, आते रहे थे रात भर, फिर स्वप्न क्यों आते रहे थे रात भर। विरह वेदना जीवन की छलना सी स्वप्नों में
प्रिय की छवि सी, स्वप्न ज्योति सी, अदृश्य दृष्टव रंग लिए, क्यों स्वप्न सी आती रही तुम रात भर। वाह, बहुत बढ़िया, नमस्ते। बहुत इतना अच्छा विरह का वर्णन। अभी हाल ही में बहुत जब सुंदर। कोविड 2 साल रहा तो बहुत लोगों ने ऐसा महसूस किया। किसी ने अपने माता पिता के लिए महसूस किया, किसी ने अपनी प्रेमिका के लिए महसूस किया, किसी ने अपने दूर विदेश में बैठे बच्चों के लिए यही महसूस किया। और एक ऐसी आशंका थी हर जगह कि पता नहीं अब अपने प्रियजनों से हम कभी मिल भी सकेंगे या नहीं। तो आप जब अपना गीत प्रस्तुत कर रही थी, मुझे वही चेहरे जो बता रहे थे कि हम अपनी माँ से नहीं मिले या हमारी पत्नी दूर है, उन्हीं को मैं याद कर रही थी। आपके पास एक छोटी सी कविता का और समय है क्योंकि हमने थोड़ी सी देर में शुरू किया था। जी, जी। ये कविता है अतिरेक व्यतिरेक। अतिरेक मतलब अतिशयता या बाहुल्यता, अतिरेक स्वयं व्यतिरेक है। व्यतिरेक में कहते हैं अभाव, भेद या अंतर। जीवन जीने का उपक्रम अब हुआ, जहां पहुंचकर हुआ कई बातों पर खेद। आत्मा का सत्य नित्य बनता बिगड़ता पल बीता, एक वही हंस रूप शाश्वत, रह मौन साक्षी सा अनित्य, चल रहा यात्रा पर अभिषिक्त। अब सत्य को पहचानो, शाश्वत जो है उसे जानो, न रहा कोई न रहेगा मानो, पर जीवन यज्ञ को उत्सव ठानो। वाह, नमस्ते। वाह! जीवन यज्ञ को उत्सव को- मानो या ठानो। ठान वाह! ठान लो, ये ठान लो। जीवन को बस उत्सव बनाकर जियो, है वाह! ना। बहुत बहुत अच्छा। और जब भी लावण्या जी से बात होती है ऐसा ही लगता है। और हम सभी ये शुभ कामना करेंगे। पीछे ये बहुत अस्वस्थ रही थी कि ये हमेशा ही स्वस्थ रहें और ऐसे ही जीवन यज्ञ को खूब उत्सव की तरह ही मनाती रहें। और मैं अपनी एक छोटी सी इनसे जुड़ी बात जरूर बोलना चाहूंगी। मैं इन्हें सबसे पहले 2007 में मिली थी, जहां मैं अधिकांश यूएसए में रह रहे साहित्यकारों से विश्व हिंदी सम्मेलन में मिली थी, जहां गुलजार जी के साथ एक महिला काव्य सम्मेलन में हम दोनों ने भाग लिया था। और मुझे ये इसलिए याद रही क्योंकि इनकी साड़ियां मुझे बहुत सुंदर लगती हैं। और अब की बार क्रिसमस पे इन्होंने मुझे एक साड़ी भेंट की है। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं उसको पहनूंगी, एक गोष्ठी में जरूर पहनूंगी और आपको तब जरूर आना भी पड़ेगा फिर वो सुनने और मुझे देखने। तो अवश्य आऊंगी और मुझे उसकी तस्वीर जरूर भेजना बेटा। जी, हाँ? ये थोड़ी सी पर्सनल बात थी पर मुझे लगा क्योंकि हम इस अनौपचारिक बैठक में बैठे हैं तो मैं बता दूं कि लावण्या जी को मैं उनकी साड़ियों से भी बहुत याद रखती हूँ। और अब मैं हमारे बीच में आए। अच्छा, मैं कुछ नाम और देख रही हूँ जो हमारे सुनने वालों में हैं, मैं उनके नाम लेना चाहूंगी। धनंजय कुमार जी आ गए हैं, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंजू श्रीवास्तव जी बहुत थोड़ी सी देर के लिए आई हैं, उनके घर में पार्टी है फिर भी वो जुड़ी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, अजय दशोत्तर जी मुझे दिख रहे हैं। पुष्पा जी अक्सर उनके साथ बैठी दिखती हैं, आज वो नहीं दिख रही हैं पर मुझे ऐसा लगता है कि वो जरूर सुन रही होंगी, तो उनका भी स्वागत है। और अब्दुल्ला जी तो हमारे कवियों के साथ ही जुड़ गए थे और राकेश जी भी, उनका भी स्वागत है। और अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच आई पहली बार देखिए, आज कुछ ऐसा हमारा सौभाग्य है कि बहुत बड़े बड़े लोगों की बेटियां हमारे साथ जुड़ी हैं। अभी नरेंद्र शर्मा जी की बेटी से आपने कविता पाठ सुना और अब हम
यशपाल जैन जी जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं थे। वैसे साहित्यकार कभी जाते नहीं हैं, हमेशा ही रहते हैं। तो यशपाल जी की बेटी अन्नदा पटनी जी वो हमारे बीच उपस्थित हैं। अन्नदा जी, देखिए उनका परिचय ऐसा है कि वो कवयित्री भी हैं, कथाकार भी हैं। उन्होंने बिरजू महाराज जी से कथक सीखा है। उन्होंने शादी के शायद कुछ 17-18 साल बाद सितार में सीखा, उसमें एमए किया। मतलब जो भी कला का आप नाम लें, ये उसकी खूब अच्छी तरह से जानकारी रखती हैं। तो ये सही मायने में एक पूर्ण कलाकार हमारे बीच उपस्थित हुई हैं। और एकदम जिसे कहते हैं जीवंतता का अभिप्राय या जीवंतता की मूर्त हैं ये। अभी थोड़े दिनों पहले ही इनसे मिलना हुआ, और जब ये हमारे घर आई तो ऐसा लगा कि पूरे घर में एक एनर्जी आ गई। और जैसा लावण्य जी ने कहा, जीवन को उत्सव मान, इनसे मिलके उत्सव सा ही हो गया था वो दिन। और अन्नदा जी, इससे अधिक मैं क्या कहूँ, आप आएं और अपनी कविताएं सुनाएं। आस्था, बहुत कह दिया तुमने। मैं इस लायक बिल्कुल नहीं हूँ, और मुझे बड़ा संकोच हो रहा था। मैं चाह रही थी कि मैं बीच में तुमको रोक दूं कि बस कुछ नहीं, इतना कुछ खास नहीं है। अपनी अपनी तरह से सभी बहुत कुछ करते हैं। लावण्या जी सामने हैं और उनको सुन के भी बहुत अच्छा लगा। और हरीश जी हैं, इतना मुझे आनंद आया है सबसे मिलके। स्नेह सुधा, उनसे मैं 72 वर्ष बाद मिली, तो सोच लीजिए कि कितनी छोटी वो रही होंगी। और ऐसा लगा जैसे कोई बिछड़ जाती है कोई बहन, वो मिली हो छोटी बहन। तो बहुत अच्छा, और इतनी खातिरदारी की है। और हमारे कंवर साहब, दामाद बाबू, वो क्या चाय बनाते हैं ललित जी। जब थोड़ा मैं भी पर्सनल बात देखिए, कर ले जब रही हूँ। भी हम सब मिलेंगे, अब आप सबको हमारे घर आना होगा। और राकेश मल्होत्रा जी को शिकागो से आना पड़ेगा, बाकी तो सब पास पास रहते हैं। और लावण्या जी भी दूर रहती हैं। तो ललित ही चाय बनाएंगे, हम हाँ, सबका विदा बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। तो मैं अरे जहाँ शाह वहाँ रहा। अरे वाह। बिल्कुल पहुंच जाएंगे। उसकी चिंता मत करो, पहुंच जाएंगे सब। आस्था, जी, तो तो अन्नदा जी, अब आप हाँ कविता पाठ करें। जी बिल्कुल, समय क्योंकि सीमा है। जी। तो एक तो मैं लावण्य जी को तो मैं जानती हूँ, लेकिन आप दोनों से मैं नहीं मिली थी, राजेश मल्होत्रा जी और अजय दार्शनिकर जी। और जो भी प्रबुद्ध पाठक, आई मीन श्रोता जो हैं वो जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं अभिवादन करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। तो मैं जल्दी से, पर एक मुझे बड़ी खुशी है कि इस पटल पर जो मेरा नाम लिया गया है वो बहुत ही शुद्ध रूप में लिया गया है। फिर भी मैंने अपना एक नियम बना लिया है कि काव्य पाठ शुरू करने के पहले मैं अपना एक परिचय जरूर देती हूँ। तो क्योंकि अन्नदा का अर्थ होता है मदर अर्थ, धरती माँ, तो उसी तरह से मैंने ये परिचय दे रही हूँ। उसमें मेरा नाम का उच्चारण आ जाता है, तो मैं सोचती हूँ जो इतने प्रेम से और स्नेह से और आदर से मेरा नाम लेते हैं, वो लोग सही उच्चारण कर पाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अपने नाम अन्नदा के अनुरूप, अपने नाम अन्नदा के अनुरूप साहित्य की उर्वर धरा पर कविता कहानी हर विधा की फसल उगाती हूँ। कविता कहानी हर विधा की फसल उगाती हूँ। भावों संवेदनाओं के लहलहाते खेतों पर खिलखिलाती धूप तो कभी छांव बन जाती हूँ, कभी अश्रुओं के जल में भिगोकर उद्गारों को दिल से दिल तक पहुंचाती हूँ। अरे वाह, तो ये मेरा छोटा सा परिचय मैं देती हूँ। बहुत और अच्छा। देखिए, आज भी मैं मानती हूँ कि माँ का मेरे जीवन में बहुत बड़ा हाथ रहा है। और बाबूजी यशपाल जी तो ठीक है, उनका नाम भी था। अम्मा भी कम गुड़ी नहीं थी, लेकिन हमेशा कहती थी कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, तो हमेशा पीछे रही वो। तो मैं उनके बारे में कुछ कहूंगी। और माँ सरस्वती की कृपा रही है मेरे ऊपर, मेरी लेखनी को संवारा। इधर मेरी जन्मदात्री माँ ने मुझे मेरे जीवन को संवारा। तो छोटी सी कविता कह रही हूँ कि तुमने तो कभी कुछ नहीं कहा माँ, तुमने तो कभी कुछ कहा नहीं माँ, पर जब मैं माँ बनी तो खुद समझ गई कि क्या होती है माँ। तुम्हें छोड़कर पराए घर आई, तुम्हें छोड़कर पराए घर आई,
पर छोड़ कहाँ पाई तुम्हें मैं माँ, हर पल याद आती रही, सदा साथ चलती रही। बच्चों का जब सर सहलाया, बच्चों का जब सर सहलाया, हाथ तुम्हारा सर पर अपने महसूस किया माँ। बच्चे जब गोदी में सर रख लेते तो गोद तुम्हारी याद आई माँ। बच्चों की तकलीफ से परेशान होती, बच्चों की तकलीफ से परेशान होती तो आंखें नम तुम्हारी नजर आई माँ। तो आशीषों की पूंजी देकर, आशीषों की पूंजी देकर दूर जाकर भी नहीं गई हो माँ। दिल के हर कोने में बसी हुई हो, हर जगह, हर रूप में, यहाँ तक कि स्वयं अपने में तुमको ही पाती हूँ माँ। तो ये मेरी वाह। छोटी सी कविता थी माँ के लिए। बहुत अच्छी। और बाबू जी के लिए तो क्या कहूँ, हरीश जी ने तो उनको देखा हुआ है, खादी के कुर्ता धोती पहनते थे, जैकेट पहनते थे। और बहुत ही अब मेरे पिताजी हैं तो मैं तो जो भी कहूंगी अतिशयोक्ति लगेगी आपको, लेकिन 4 लाइन उनके ऊपर भी मैंने लिखी है। वैसे लंबी कविता थी पर मुझे समझ में आ गया कि यार छोटी छोटी ही सुनानी है। तो एक हाँ, इसलिए ये ज्यादा इसका महत्व है क्योंकि मैंने ये 19 वर्ष की आयु में लिखी थी उस समय। और वो भी मैं शादी होके गई थी, मेरी 18.5 साल की उम्र में शादी हो गई। और मैं जहाँ गई वहां पर एक उड़िया के चित्रकार आए थे, उन्होंने चावल के दाने पे कुछ लिखते थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप कुछ दीजिए, मैं लिखना चाहता हूँ। अब मैं असमंजस में पड़ गई कि मैंने तो कभी कविता वगैरह लिखी नहीं। और बाबू जी की वर्षगांठ आने वाली थी कुछ दिन पहले, तो मुझे सूझा कि उनके गरिमा के अनुरूप मैं एक कविता लिखूं। तो मैंने कोशिश की जल्दी लिखने की और वो फिर कविता मैंने लिखी। तो उसकी 2 लाइनें मैं बताती हूँ कि मानव होकर भी जिसका जीवन देवता तुल्य रहा, जग में रहकर भी भौतिक वैभव से जो निर्लिप्त रहा। और भी लंबी कविता वो नहीं सुनाऊंगी, लेकिन ये उसके बाद 55 साल बाद बाबूजी की जन्म शताब्दी वर्ष पर मैंने कविता लिखी। थोड़ी परिपक्व तो होनी ही चाहिए, आई भी मेरे में परिपक्वता और उनका आशीर्वाद था। तो सिर्फ 4 लाइनें बताती हूँ कि श्वेत धवल तन पर परिधान, बोलती आंखें उन्नत ललाट, चेहरा जैसे देवालय समान, होठों पर चिर मुस्कान, ये है मेरे बाबूजी की पहचान। एक बहुत अच्छा और लगता है मुझे, सह्याद्री की पाई गहराई, सह्याद्री की पाई गहराई, उत्तम श्रृंगों की ऊंचाई, व्यक्तित्व और कृतित्व ने पाया माँ सरस्वती का वरदान, ये है मेरे बाबूजी की पहचान। तो ये तो बात ये हुई। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपने मन की बहुत सुनती हूँ और बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मन जो कहता है वो भी मुझे करना पड़ता है। तो ये कविता छोटी सी है, ये भी शीर्षक है मेरा मन। जी। मैं चलना चाहती हूँ, मैं चलना चाहती हूँ, पर मेरा मन हिरण की तरह कुलाचे भरने लगता है और चाहने लगता है खुला जंगल, हरा भरा जंगल। मैं ठहरना चाहती हूँ, मैं ठहरना चाहती हूँ, पर मेरा मन पंछी की तरह उड़ने लगता है और चाहने लगता है खुला आकाश, अनंत असीम आकाश। सब कहते हैं मन को रोको, सब कहते हैं मन को टोको। आप हमेशा कहते हैं ना कि थोड़ा सा संभालो मन को। तो सब कहते हैं मन को रोको, सब कहते हैं मन को टोको, चाहकर भी नहीं रोक पाती मैं, चाहकर भी नहीं टोक पाती मैं, क्योंकि मेरा मन वो हिरण है जो जानता है उन्मुक्तता का अर्थ, क्योंकि मेरा मन वो पंछी है जो जानता है स्वाधीनता का अर्थ। तो वाह, ये वाह, छोटी सी वाह। कविता थी। बहुत अब सुंदर। ये तो नारी विमर्श की भी बहुत सुंदर कविता हो सकती है। अच्छा, और ना ये देखिए अजीब बात है, फेसबुक पे रहते ही हैं तो आज सुबह ही फेसबुक ने मुझे स्मरण कराया, ये भी मजेदार है, छोटी सी ये भी, कि जी। मैं मन को बहका रही हूँ, मन मुझे, मैं मन को बहका रही हूँ, मन मुझे, मैं मन को बहला रही हूँ, मन मुझे, मन समझता है कि वो मुझे बहला बहका रहा है और मैं समझ रही हूँ कि मैं मन को और मैं समझ रही हूँ कि मन को मैं बहला और बहका रही हूँ। दोनों इस खुशफहमी में रहकर, दोनों इस खुशफहमी में रहकर मजे से साथ साथ चल रही है। तो ये तो वाह। मस्ती की छोटी सी कविता थी। अच्छा, मैंने दोहे भी लिखे हैं, तो दो चार आस्था मुझे प्लीज बता देना कितना समय है, तो मैं उस हिसाब से सुनाऊंगी। आस्था, हाँ। आपके पास 2-3 मिनट और हैं। अच्छा, तो मैं फिर एक काम करती हूँ
कि दो दोहे सुनाती हूँ, वो भी तुलसीदास जी की, वो था जो कि आवत ही हर्षे नहीं नैन नहीं सने, उसके ऊपर है, कुछ कुछ उससे मिलता है, उनसे प्रेरणा ली मैंने कि नेह और उल्लास की बंद करो अब बात, मन मरुथल अब हो गए नैना सूखे पात, आवक जावक छोड़ दें तनि आवक जावक छोड़ दें घर सोए मुंह ढाक, ये तो कोरोना ने और करवा दिया कि आवक जावक छोड़ दें घर सोए मुंह ढाक, हर्ष नेह को ढूंढिए अपने अंदर झांक। तो ये दोहे लिखे थे, ऐसे मैंने कैमुक्रियां भी लिखी हैं और बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैं ताका पद्धति है जापानी, वो भी हमारे लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी से प्रेरणा लेके मैंने लिखी, उन्होंने इस प्रकार की कुछ कक्षाएं ली थी, बहुत सुंदर थी। खैर, तो ये सब छोड़ के अब एक बहुत सुंदर कविता है, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं समय नहीं है, तो ये मैंने आप सुनाएं, आप जल्दी जल्दी सुना रही हैं। अच्छा, मैं और जल्दी सुनाती हूँ। चलो, एक कविता सुना। मैं ये कविता इसलिए और सुनाना चाहती हूँ कि जो मैं हूँ आज, और ये जो मेरे बाल में फूल दिखता है, वो किस लिए है वो सुनाती हूँ। कि अब उसके लिए भूमिका नहीं बांध रही हूँ। खिड़की से बाहर खड़ा ठूंठ, समझती हैं ठूंठ जिसके पत्ते झड़ गए, खिड़की से बाहर खड़ा ठूंठ, रोज मुझे क्यों लगता है ऐसे, बुला रहा हो मुझको जैसे, कह रहा हो मुझसे जैसे, हम तुम है एक जैसे। अब बुढ़ापा है मेरा भी और वो है, तो निगाह डाली ऊपर से नीचे उस पर, धब्बे पड़ी उसकी ढीली खुरदरी छाल खाल पर, मैंने आईने में देखा अपने अक्स को, अपनी रूखी खाल पर पड़े धब्बों को, सूखी त्वचा पर पड़ी झुर्रियों को, और अरे हाँ पाया मैंने उसको, अरे हाँ पाया मैंने उसके जैसी अपने को। वो बोला उदास मत हो, नन्हा सा था प्यार से सिंचित हुआ मैं, ताजे मुलायम पत्तों से भरा हुआ था मैं, फूल थे और फलों से लदा हुआ था मैं, मजबूत डालियों से तना हुआ था मैं, अब भी मनोबल नहीं टूटा है मेरा, प्रकृति के सौंदर्य का अनुपम रूप है मेरा। ठीक वैसे ही जन्म लिया तुमने, अब वो मुझे हिम्मत बना रहा है, ठीक वैसे ही जन्म लिया तुमने, वात्सल्य की गोदी में पलकर शैशव में रूप सलोना पाया तुमने, यौवन लाया तन पर आभा, फूल खिले और महकी बगिया, अब सांध्य वेला है क्षीण है काया, मत हो हताश बाकी है जीवन में स्पंदन, सृष्टि की अनुपम कृति हो है अभिनंदन। तो उसने मेरा इस तरह अभिनंदन किया। अब और है कि काल चक्र को कोई नहीं बच पाया, ये सब ठीक है कि परिवर्तन आता है, मजबूत जड़ें तो डट, पर अगर है मजबूत जड़ें तो डट कर खड़े हो जाएंगे, मौत आ गई तो मुझे अफसोस ना होगा, क्योंकि मेरा तन फिर भी काम बहुत आएगा, ईंधन फर्नीचर से शोभित हर घर होगा, मेरे बीजों से मेरा वंश बढ़ा होगा, ठीक उसी तरह मजबूती से खड़ी रहो, शिक्षा संस्कार के जो बीज बोए हैं तुमने, आने वाली पीढ़ी अवश्य सिंचेगी उनको, उनमें अस्तित्व तुम्हारा दिखेगा तुमको, उनमें अस्तित्व तुम्हारा दिखेगा उनको, तो फिर चलो उठो सजो संवर जाओ, खड़ी हुई पास जा पहुंची उस ठूंठ के, खड़ी हुई पास जा पहुंची उस ठूंठ के, एक ही फूल खिला था डाली पर उसके, तोड़ लिया तरु का इशारा पाकर झट से, बाल संवार जब जूड़े में मैंने उसे लगाया, फूल देख बालों में वो मंद मंद मुस्काया, अब वो ठूठ नहीं मित्र है मेरा हमसाया। तो ये तो अब तो योग्या सिर्फ 1 मिनट और लूंगी, क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने गजल भी लिखी है और मेरा कंठ आप देख रहे हैं बिल्कुल अच्छा नहीं है, मधुर नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं हिमाकत कर रही हूँ कि मैं फिर भी आप लोगों के सामने, क्योंकि अनौपचारिक लग रहा है मुझे, कर सकती हूँ आज तक। हम ऐसा करते हैं, पहले हम अपने 2 कवियों को बुला लेते हैं, उसके बाद सुनेंगे। ठीक अगर आप बुरा ना माने तो। ना अरे बिल्कुल नहीं मानने की बात नहीं है, मैंने वैसे ही समय ले लिया काफी, और जल्दी सुनाकर काफी कुछ सुना दिया। नहीं, देखिए कितनी अच्छी बात है कि लावण्या जी ने भी और आपने भी, दोनों ने ही एक उस मोड़ पर अपनी कविता को छोड़ा जहां हम जीवन जीने के लिए प्रेरित होते हैं, जहां हमें ये आप बता रहे हैं कि आप उत्सव मानो और ठूठ भी हो तो क्या हुआ, जमकर खड़े रहो और हम प्रकृति ही हैं। बहुत बहुत अच्छा संदेश, और ऐसा लगा कि अभी आपके पास बहुत सारा खजाना बचा हुआ है, तो हम आपको फिर से भी बुलाएंगे, क्योंकि हम अपने 4 कवि गोष्ठी में
एक साल तक हमने जो कवि थे वो रिपीट नहीं किए, अब हम उनको बार बार भी बुलाते हैं, तो हम आपको फिर से जरूर सुनेंगे, और अगर अभी समय बच रहा तो भी सुन लेंगे। और अब मैं बुलाती हूँ हमारी अगली कवित्री। आज हमारे पास क्योंकि 3 कवित्रियां हैं, तो हम पहले कवित्रियों को बुला रहे हैं और फिर हमारे आज के जो खास पुरुष कवि हैं उनको बुलाएंगे, राकेश जी को। तो मधु जी ने अपने जीवन के काफी बाद में लिखना शुरू किया। उन्होंने वो जुड़ी रही, जो उनका व्यवसाय था वो लेखन से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं था, और 27 वर्ष तक उन्होंने वही नौकरी करी, और अब उनकी जो रुचि है वो लेखन की ओर बढ़ चली है, और वो ऐसी बढ़ी है कि आप अंतर्राष्ट्रीय कवि गोष्ठियों में, महिला कवि सम्मेलनों में, हर जगह इनको पा सकते हैं। और ये हमेशा अपने परिचय में कहती हैं कि नहीं, मुझे तो लिखना आता नहीं, या अभी शुरू किया है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत प्रसिद्ध हैं, और इनकी एक और खूबी है कि ये साहित्यिक गोष्ठियों का बहुत अच्छा संचालन भी करती हैं, और सभी के लिए, जितने कवि आते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां भी लिख के लाती हैं। एक बार उन्होंने मुझे भी बुलाया था और मेरे लिए इतनी अच्छी पंक्तियां लिखी थी कि मैं भाव विभोर हो गई थी। तो मधु जी, मेरे में आपके जैसा गुण नहीं है कि मैं आपके लिए कुछ लिख पाऊं, लेकिन आप को मैं बहुत स्नेह से बुलाऊंगी और सभी को बताना चाहूंगी कि इनकी, अपने आप को नई कवियत्री कहने वाली, कि 2 जो एक काव्य संकलन है और एक इनकी स्मृतियों का अंग्रेजी में संकलन भी छप चुका है। तो ऐसी अंग्रेजी और हिंदी दोनों की राइटर को, मधु खरे जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। ये पहली बार 4 कवि गोष्ठी से जुड़ रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आस्था, इतने प्यार से हमारा परिचय देने के लिए और बुलाने के लिए। हम बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं आप सभी गुणीजनों को। सादर नमस्कार। आप लोगों के साथ में आज मुझे कुछ कहने का मौका मिल रहा है, तो ये मेरा सौभाग्य है, और ये आस्था की वजह से हो रहा है। और आदरणीय हरीश नवल जी और सुधा नवल जी को भी मेरा सादर नमस्कार। और हम पहली बार मिल रहे हैं लावण्या जी से, तो आपको भी नमस्कार, और सभी श्रोताओं को जो हमसे जुड़े हैं। और अन्नदा जी से तो हम मिल चुके हैं पहले भी कुछ बार, तो बहुत बहुत प्रणाम आप सबको। मेरी पहली कविता जो है उसका शीर्षक है मीरा भक्ति। भक्ति रंग में जोगन मीरा कृष्णा कृष्णा जपती हैं, मंदिर मस्जिद गिरजा घर तत्पर न्यौछावर करती हैं। कृष्ण भक्ति में सुधबुध खोकर मन का जपती हैं, सदियों से ऐसी निश्चल भक्ति तो केवल मीरा करती हैं। भोजन पान नहीं कुछ भाता, स्मरण हृदय से करती हैं, श्वासों में उनके गंगा जल की निर्मल धारा बहती है। छोड़ जग की रीति सदा मनमोहन रोम बसाती हैं, दुनिया के बंधन तोड़ के सारे मन में अलख जगाती हैं। भक्ति योग की साधना में नैनों से ज्योति जलाती हैं, संपूर्ण जगत में तभी तो मीरा कृष्ण प्रेमिका कहलाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा मधु जी। देखिए, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में शिकागो के जो कल्चरल कॉन्सुलेट जनरल में हैं श्री रंजीत सिंह जी, वो भी हमें सुनने आए हैं। तो उनका विशेष स्वागत है। जैसा हमने कहा, ये इतनी अनौपचारिक गोष्ठी है और उसमें वो अपने मित्र राकेश जी को सुनने आए हैं, लेकिन सौभाग्य हमारा है कि वो हमें भी इस बहाने से सुन रहे हैं। तो रंजीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं देख रही हूँ कि हमारे बीच में विशाखा ठाकर जी भी जुड़ गई हैं, उनका भी स्वागत है। जी मधु जी, मैं बस आपको बताना चाहती थी कि कितने
माननीय लोग हमारे से श्रोतागण जुड़े हुए हैं। जी बहुत बहुत मेरा भी सौभाग्य है कि आप लोगों के सामने कुछ कहने का मौका मिला, तो आपका स्वागत है। और अब हमारी अगली रचना जो है, ये हमने कविता दिवस पे लिखी थी और बस अचानक कुछ भाव मन में आए और उनको कोशिश की है ढालने की एक कविता में। तो कवि संगिनी है कविता, दिल मेरा बहलाए, भावों की गागर जैसी छलक छलक इठलाए। कलम की स्याही में छुपी रोज अवतरित हो जाए, बाहर आने को आतुर थिरक थिरक लिखवाए। तो ये मैंने कविता के ऊपर कुछ लिखा था। वाह, बहुत सुंदर। है किसी दिन अश्रु सिंचित, कभी आराध्य पूजन, कभी प्रेम रस में सराबोर, कभी दया की मूरत। गजल कभी बनती कविता, कभी छंदों की गरिमा, नौ रस में डूबी सागरिका, पतवार कलम गरिमा। चाहे लिख लो कागज पर या कंप्यूटर पर टाइप, भावों को कर देना जाहिर, वरना हो जाएंगे वाइप। तो मेरा एक संदेश है सबको कि जब भी भाव मन में आए तो उसको उतार देना चाहिए, चाहे कंप्यूटर से चाहे कागज पे, जैसे भी आपको पसंद हो। तो एक ये छोटी सी कविता थी, मैंने कविता के ऊपर लिखा है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद आस्था। टाइम है अभी? जी और जी जी। अच्छा, तो अभी अगली तो आपने कहना शुरू किया है। अच्छा, नहीं हमको अंदाज नहीं है कितने बजे शुरू किया, तो आई डोंट। अच्छा, अगली कविता है व्यथित मन। इस पे हमने मुक्तक लिखे हैं, प्रयास किया है। लिखूं तो अब क्या लिखूं, कलम रुस्वा हो गई, तन्हाई में बिलख बिलख आंखें पत्थर हो गई। छुपा दिली जज्बात को नाराज हैं खामोशियां, अब शोरगुल भाता नहीं, स्याही भी अब रूठ गई, स्याही भी अब रूठ गई। भाव विहीन वाणी हुई, व्याकुल भटके नैन, लहरें भी हो गईं शांत, सिहरे जिह्वा पर बैन, सिहरे जिह्वा पर बैन। बादल गर्जना भूल गया, अब बिजली गई सहम, पुष्प विहीन है डालियां, तितलियां तरसे नैन, तितलियां तरसे नैन। प्रभु आओ अब देर नहीं, पुनः लेना अवतार, संशोधित दुनिया करो स्नेह प्रेम संचार। मानवता की भूल चूक माफ करो हे नाथ, सत्यम शिवम सुंदरम, मन में शुद्ध विचार, मन में शुद्ध विचार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका सुनने के लिए। बहुत बहुत अच्छा जी। एक छोटी सी कविता और सुना दे मधु जी। आप भी कह मुकरियां लिखती हैं, अगर मुझे ठीक याद है तो। हाँ लिखते हैं, पर मैंने इस समय निकाला तो नहीं था। कोई बात नहीं, तो फिर आपको एक छोटी सी कविता अच्छा, सुना एक छोटी सी और सुना देते जी। हैं, थोड़ा टाइम लग जाएगा ढूंढने में, इसलिए। जी जी। एक इस अगली कविता का शीर्षक है इख्तियार, जिसका मतलब स्वामित्व, अधिकार, नियंत्रण। ये उर्दू का शब्द है इख्तियार। इस पे मैंने लिखा, दिल पर इख्तियार नहीं, भागे दौड़े चहु ओर, कैसे मन का फेरूं मन का, हूँ हार चुकी चित चोर, हूँ हार चुकी चित चोर। जब नैन मिले मनमीत से, दिल खोए इख्तियार, हो जाती धड़कन चौगनी, नैन पलक झुक जाए, नैन पलक झुक जाए। सागर की लहरें टकराती, तट को जाके चूमती, करती आलिंगन उनका, बेइख्तियार सींचती। चंचल चतुर चकोर भी है, खोया खोया रहता, नहीं इख्तियार खुद पर, टुक टुक चंदा तकता, टुक टुक चंदा तकता। शर्मीली शीतल समीर भी झिझक झिझक जाए, देख उन्मत्त प्रेम धरा पर, बहक बहक लहराए, बहक बहक लहराए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। आपने कई रंगों से हमें मिलवा दिया आज, बहुत अच्छा लगा।
मधु जी, आप भी पहली बार चार कवि गोष्ठी में आई और मेरा सौभाग्य आमंत्रण है, आपने बुलाया और आपने मौका दिया आमंत्रण मुझे। स्वीकार किया। सभी के लिए संभव नहीं हो पाता क्योंकि शुक्रवार की शाम है, अक्सर व्यस्त होते हैं, पर आप आई और देखिए आपको और हमारे अन्य कवियों को सुनने इतने सारे हमारे श्रोता जो हमारे बीच में हैं। मैं पुनः एक बार उनका नाम और धन्यवाद करना चाहूंगी। राकेश खंडेलवाल जी, विशाखा ठाकर जी, अजय पुष्पा दशोतर जी, धनंजय कुमार जी, अब्दुल्ला जी, हरीश नवल जी, स्नेहसुधा नवल जी और एक निशीज आईफोन, मुझे समझ वो नहीं आ रहा है। मेरी हमारी मित्र हैं, यहाँ अरे वर्जीनिया में रहती हैं, हमारे घर के जी पास में। तो निशी वो जी हैं हमेशा और आती हैं वो हम लोग को सुनने, तो हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं निशी वाह, को। और रंजीत सिंह जी, जैसा हमें राकेश जी ने बताया शिकागो से। तो आप सभी देखिए, कोई भी कवि को श्रोता मिले उसके लिए इससे बड़े सौभाग्य की कोई बात नहीं हो सकती, और ऐसे प्रबुद्ध श्रोता मिले जो खुद भी इतने अच्छे कवि हैं, साहित्य की समझ रखते हैं, इससे बढ़कर हमारे लिए उपलब्धि और है नहीं। और अब मैं हमारे बीच जैसे कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राकेश मल्होत्रा जी को बुलाना चाहूंगी। वो आज के हमारे कान्हा ही हो गए हैं, 3 कवियत्रियों के बाद वो हमारे एकमात्र कवि हैं आज के कवियत्रियों के बाद। और राकेश मल्होत्रा जी जो हैं, शिकागो में और यूएसए में भी अपने वॉलंटियर काम के लिए बहुत अधिक जाने जाते हैं। उन्होंने कुछ संस्थाओं के वो संस्थापक भी रहे हैं। राकेश मल्होत्रा जी एक बहुत अच्छे कवि हैं और इनके जो उपस्थिति है, मुझे शिकागो में ही रहने वाली एक और कवियत्री से इनका नंबर मिला और उन्होंने बताया कि अरे आप अभी तक राकेश जी को नहीं जानती। तो हमने जब जाना तो हम अपना सौभाग्य समझा और इनको कांटेक्ट किया। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमारा स्वागत किया, उसके लिए भी धन्यवाद। तो राकेश जी वैसे एक आईटी प्रोफेशनल हैं और जो इनका हृदय है वो कवि का है और समाज सेवी का है। ये हर कम्युनिटी के काम के लिए आगे बढ़ते रहते हैं और इनकी संस्था भी ऐसे ही वॉलंटियर करती है, मदद करती है। बाकी हम इनकी कविताओं से इनका परिचय अपने आप ही ये हमें देंगे। तो राकेश मल्होत्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे बीच आए हैं और आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया है। आस्था जी, आपका बहुत बहुत आभार इस चार कवि गोष्ठी में मुझे आमंत्रित करने के लिए। और आज की सभा में उपस्थित सभी कविगण, श्रोता और काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया ऑफिस से रंजीत सिंह जी का अत्यंत स्वागत है। मृदुभाषी मधु खरे जी, मंजू श्रीवास्तव जी, डॉक्टर अब्दुल्ला, राकेश खंडेलवाल जी, लवन्या जी, अन्नदा जी। और आज का सौभाग्य देखिए कि आज की तारीख है 22 और 22 की 22 है आज। और आज अन्नदा जी ने बोला कि उनके नाम का अर्थ होता है पृथ्वी, धरती, और आज अर्थ डे भी है। तो कुछ पंक्तियां इससे पहले कि मैं ये तो कविता आपने आरंभ बहुत करूं, बढ़िया बात याद दिलाई। तो मैं कुछ पंक्तियां हैं अन्नदा जी को ही समर्पित करता हूं अर्थ डे के अवसर पे। उसके बाद अपनी कविता आरंभ करूंगा। और आज इस सभा में सभी प्रबुद्ध कविगण हैं, श्रोता हैं, और मैं पहले से क्षमा चाहूंगा क्योंकि मैं ना तो भाषा का विद्वान हूं और मेरी भाषा में कोई सीमा नहीं होती, शब्दों में कोई सरहद नहीं होती। तो आपको मेरी कविता में उर्दू भी दिखाई देगी और हिंदी भी दिखाई देगी। तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं क्योंकि मेरी जो लिमिटेड वोकेबलरी है मैं उसी से अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। नहीं नहीं, कवियों को सरहदों में के बीच में नहीं आना चाहिए। कवि जी, तो हर सरहद को पार कर देता है। और आज का ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस अनमोल कवि गोष्ठी में शिरकत कर रहा हूँ। और ये जरूरी होता है कि भाई कुछ लम्हे जिंदगी से गुजर जाते हैं और कुछ लम्हों में जिंदगी गुजर जाती है। तो आज का जो ये कवि सम्मेलन है बहुत मेमोरेबल है और ये कुछ पंक्तियां मैं समर्पित कर रहा हूँ अन्नदा जी को कि प्रकृति की बहुत अद्भुत है प्रवृत्ति।
चाहे पतझड़ हो या बसंत बहार, धूप हो या धुंध या बरसता हो बादल, धरा की छटा तो देखते ही बनती है, फूलों और कलियों में सरगम की सुगंध होती है, विविधता इनकी इंद्रधनुष से दिखती है। धरती धरती तो माँ है, धरती तो माँ है, जगत जननी है, हर मौसम में ही सुंदर लगती है, जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसको वैसी ही दिखती है। तो शत शत नमन है इस पावन माँ धरती को आज के अर्थ डे पे। और दूसरा, जैसे आस्था जी ने कहा कि आज हमारा सौभाग्य है कि बहुत प्रबुद्ध पिताओं की पुत्रियां हमारे साथ हैं, तो मैं अपनी कविता बेटियां प्रस्तुत करना चाहूंगा, वाह, क्योंकि आज हम अमेरिका में हैं, हमें लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट हो चुका है, ऐसी कोई समस्या है नहीं, लेकिन मैं भारत के पर्सपेक्टिव में जब ये कविता मैंने लिखी, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन किसी बेटी को सुसाइड करना पड़ा दहेज की वजह से, तो उसी के परिणाम स्वरूप मैंने ये कविता लिखी थी। कविता का शीर्षक है बेटियां। जिस आंगन में पली बड़ी, हंसी खेली मुस्काई हैं, छूट जाता है वही सब पीछे, क्योंकि बेटियां तो पराई हैं। यही दस्तूर है दुनिया का, बहुत कड़वी ये सच्चाई है। बेटियां बोझ हैं, बेटियां पराई हैं, सुन सुन कर ये बातें, सुन सुन कर ये बातें, आंखें आंसुओं से भर आई हैं। जिस आंगन में पली बड़ी, हंसी खेली मुस्काई हैं, छूट जाता है वही सब पीछे, क्योंकि बेटियां तो पराई हैं। बेटियां चिड़िया होती हैं, बेटियां चिड़िया होती हैं, लेकिन उनके पर नहीं होते। मायका भी होता है, ससुराल भी होता है, मगर उनके घर नहीं होते। माँ बाप कहते हैं कि बेटियां पराई होती हैं, ससुराल वाले कहते हैं पराए घर से आई हैं। हे ईश्वर, अब तू ही बता, बेटियां किस घर के लिए बनाई हैं? बेटियां तो लक्ष्मी होती हैं, सौभाग्य से नसीब होती हैं। बेटियां तो लक्ष्मी होती हैं, सौभाग्य से नसीब होती हैं, तो फिर क्यों इनके घर नहीं होते? बेटियां अगर चिड़िया हैं, तो फिर क्यों उनके पर नहीं होते? बेटियां चिड़िया हैं तो क्यों उड़ नहीं पाती? बेटियां चिड़िया हैं तो क्यों उड़ नहीं पाती हैं? बेटियों को आजादी, बेटों को आजादी, लेकिन बेटियां पढ़ नहीं पाती। बिल्कुल, असुरक्षित हैं, निर्भर हैं, इसलिए शायद आगे बढ़ नहीं पाती हैं। और हमारे जो समाज में बेटियां जब बड़ी होती हैं, तो पहला जो प्रायोरिटी होती है कि किसी तरह उनको ब्याह दिया जाए। तो बेटियां ब्याह दी जाती हैं, बेटियां ब्याह दी जाती हैं कारों से, बेकारों से, मकानों से, दुकानों से, दहेज के हैवानों से। क्यों नहीं ब्याही जाती बेटियां गैरतमंद इंसानों से? क्यों नहीं ब्याही जाती बेटियां गैरतमंद इंसानों से? अजीब दस्तूरों का सफर होता है, अजीब दस्तूरों का सफर होता है। बेटा पैदा होने पर रोशन घर होता है, बेटी आने पर माँ बाप को डर होता है। समाज में ऐसा क्यों मगर होता है? क्यों नहीं बेटियों का अपना कोई घर होता है? नई सोच का अब आगाज हो, क्यों ना बेटियों की ऊंची परवाज हो। पढ़ लिख कर आगे बढ़े बेटियां, खामोश क्यों उनकी आवाज हो। जो अब तक नहीं हुआ वो आज हो, बेटों के जैसे बेटियों पर भी नाज हो। जहां जन्मी वहीं उनका अपना घर हो, बेटों के समान ही बेटियों का हक हो। क्योंकि बेटियां साथ लेकर आती संस्कार हैं, उन्हीं से चलता संसार है। बेटों को सिखाएं शिष्टाचार, दान दहेज का खुलकर करें बहिष्कार। क्योंकि परंपराएं हमारी धरोहर हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन जब परंपराएं मानवता के लिए बाधा बन जाएं, तो उनको चुनौती देना आवश्यक है, और कभी कभी उनका तोड़ना भी जरूरी हो जाता है। और अंत में इतना ही कहूंगा कि मन भय से मुक्त हो और मस्तक सम्मान से ऊंचा। स्त्री से ही सृष्टि है,
और बेटियों से ही समृद्धि और वृष्टि है, लक्ष्मी है तो ही नारायण की कृपा दृष्टि है। तो ये थी कविता बेटियां। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम बहुत हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे समाज में बड़े नहीं हुए हैं और जहाँ पे रहते हैं वहां पे भी बेटियों को सम्मान दिया जाता है। लेकिन अभी भी हमारे देश में ही नहीं और भी कई देशों में बहुत जगह बेटियों पर अत्याचार ही होते हैं। तो आपके मन की व्यथा बहुत सटीक आपने रखी। अगर आपके पास एक छोटी सी कविता और है तो हम जरूर सुनना चाहेंगे राकेश जी। मैं सामाजिक विषयों पे लिखता हूँ और आजकल जैसा माहौल टीवी चैनल्स के माध्यम से मालूम लगता है, और उसी के ऊपर एक कविता है अमन। जख्मों को मोहब्बत के मरहम से भरता हूँ, देते देते दर्द को ढाढ़स मैं खुद रो पड़ता हूँ। जख्मों को मोहब्बत के मरहम से भरता हूँ, देते देते दर्द को ढाढ़स मैं खुद रो पड़ता हूँ। ना जाने कब होगा उम्मीद का फिर सवेरा, नफरत का फैला हुआ है हर तरफ अंधेरा। सोच कर अंजाम आने वाले कल से डरता हूँ, सोच कर अंजाम आने वाले कल से डरता हूँ। देते देते दर्द को ढाढ़स मैं खुद रो पड़ता हूँ। सुबह का भूला लौट आता है शाम होते होते, सुबह का भूला लौट आता है शाम होते होते। अब थक गया हूं मैं, अब थक गया हूं मैं इस बोझ को ढोते ढोते। आखिर एक दिन तो वापस लौटेगा भरोसा, आखिर एक दिन तो वापस लौटेगा भरोसा। अश्कों का सूख गया है दरिया रोते रोते, अब थक गया हूं मैं इस बोझ को ढोते ढोते। सोए हुए चैन की नींद, सोए हुए चैन की नींद गुजर गए हैं बरसों, सोए हुए चैन की नींद गुजर गए हैं बरसों। जाने फिर किस दिन सुकून की रात होगी, जाने किस दिन फिर सुकून की रात होगी। कभी तो तकलीफें हमारी दूर तमाम होंगी, कब उजली सुबह और सुनहरी शाम होगी। जाने किस दिन फिर सुकून की रात होगी। चैन जिंदगी में बसर था, मोहब्बत बेशुमार थी, चैन जिंदगी में बसर था, मोहब्बत बेशुमार थी। नरगिसी गुलों में थी जिंदगी जैसे गुलजार थी, फिजा में ठंडी हवा थी, अमन की बहार थी। मोहब्बत की वजह एक दूसरे पर एतबार थी, मोहब्बत की वजह एक दूसरे पर एतबार थी। नफरत की नहीं दरमियान कोई दीवार थी, एतबार की कमी सियासत के किरदार में थी, एतबार की कमी सियासत के किरदार में थी। तकसीम से नहीं तब्दीली से बदलेंगी तकदीरें, तकसीम से नहीं तब्दीली से बदलेंगी तकदीरें। दिलों से मिटानी होगी नफरत की सारी लकीरें। उम्मीद का सूरज क्षितिज पर उदय होगा धीरे धीरे, बहेगी प्रेम की पावन गंगा तोड़कर सब जंजीरें। दिलों से मिटानी होंगी हमें नफरत की सारी लकीरें, नफरत की सारी लकीरें। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। देखिए आपने एकदम ऐसी बात कही जो सच में आज के जो मीडिया में देखते हैं, और वो देश कोई भी हो, सिर्फ हम भारत की ही नहीं, हम अपने जहाँ पे बैठे हैं अमेरिका की भी बात कर सकते हैं, हम रूस और यूक्रेन को भी देख सकते हैं, पूरे विश्व में ही आज जो आपने कविता दी। और क्योंकि ये अर्थ डे भी है तो शायद हम अर्थ की सेवा ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हम नफरतों को छोड़ दें तो अपने आप जो प्रकृति है वो हमारे आसपास लहलाने लगेगी। बहुत सुंदर भाव, और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम राकेश जी आपसे जुड़ पाए। और देखिए हमारे बीच एक और राकेश जी हैं, राकेश खंडेलवाल जी, जो गीत सम्राट के नाम से भी जाने जाते हैं और जो अपनी आशु कविताओं के लिए भी जाने जाते हैं। और बिन कहे ही उन्होंने एक बहुत ही सुंदर जिम्मा उठा लिया है कि जब हमारी ये गोष्ठी समापन पे होती है तो राकेश जी अपनी आशु कविता के जरिए
चारों कवियों के लिए कुछ कहते हैं। तो ये हमारे स्थायी 4 कवि तो गोष्ठी में आते हैं, पर ये 5वें हमारे जो स्थायी कवि हैं वो उन चारों कवियों के लिए रहते हैं। तो मैं राकेश जी आपको बुलाना चाहूंगी कि आप आए और 4 पंक्तियां चारों कवियों के लिए कहें। बहुत बहुत धन्यवाद आस्था, बहुत आनंद आया। तो हुआ अन्नदा के मस्तक पर, अर्थ ये है, तो हुआ अन्नदा के मस्तक पर शोभित आ राकेश कलामय, मधुपूरित कविताएं मुखरी, शब्दों का लावण्य समर्था। वाह 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 वाह, बहुत और सुंदर। हुई प्रवाहित रस की धारा, सराबोर हो गई गोष्ठी, 4 कवि के मिलने का क्रम यूं ही रहे निरंतर। वाह 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 वाह, वाह, राकेश जी अद्भुत है। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद आपका राकेश। धन्यवाद, धन्यवाद राकेश भाई। अब आपकी मैं- बस कला जीवित रहे, इसी तरह से आप लिखते रहे। आप अपने नाम का अर्थ देखिए इन पंक्तियों में, जी, हाँ, कहीं कहीं सभी आपको थोपा हुआ नहीं लगेगा। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। मुझे धन्यवाद कहने की, समापन की और कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। और जैसे मधु जी आप जब संचालन करती हैं, इतनी अच्छी पंक्तियां कहती हैं, तो हमारे पास, मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है कि राकेश जी मेरी हृदय की बात आप सबसे कह देते हैं। और हमें बहुत अच्छा लगता है। आप चारों जो आज के सुशोभित 4 कवि हमारे बीच आप लोगों ने कविताएं रखी, हमें बहुत अच्छा लगा। आप सब आए, आपने इतना समय दिया, और वो भी शुक्रवार की शाम को। मौसम धीरे धीरे अब गर्म हो रहा है और गेट टुगेदर्स बढ़ने लगी हैं। हम सभी चाहते हैं कि बाहर निकलें। बहुत महीनों से हम घर के अंदर जकड़े हुए हैं। पता नहीं राकेश जी के यहाँ मौसम अभी गर्म हुआ या नहीं, क्योंकि शिकागो तो बहुत ठंडा शहर है। लेकिन हो सकता है कि आज हमारी काफी बारिश। ओ चलिए, हमारी कविताओं की गर्मी आपके साथ रहेगी आज। और हमें बहुत अच्छा लगा सभी को सुनकर। और विशेष धन्यवाद लावण्या शाह जी का, अन्नदा पाटनी जी का, मधु खरे जी का और राकेश मल्होत्रा जी का, जिन्होंने आस्था की डायरी से होता हुआ ये जो 4 कवि गोष्ठी है उसके लिए स्वीकृति दी और आए, अपनी कविताएं हमसे बांटी। और पुनः जो हमारे इतने सुंदर श्रोता हैं, राकेश खंडेलवाल जी, धनंजय कुमार जी, हरीश नवल जी, स्नेह सुधा नवल जी, और देखिए मेरा सौभाग्य है अभी बाद में जुड़ी हैं सुषमा मल्होत्रा जी, वो भी आई। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। विशाखा ठाकर जी, अजय पुष्पा दशोत्तर जी, भारत भूषण जी, अब्दुल्ला जी, इंदु मैत्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले महीने हम फिर मिलेंगे किन्हीं और विशिष्ट 4 कवियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें और आस्था की डायरी की कविताएं, काव्य गोष्ठियां सुनते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।